देखो, रात्रि भोजन का जो है ना, हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं है। ये तो डिनर का प्रचलन जो है ना, विदेशी लोग आए और डिनर की आदत डाल दिया। नहीं तो अपने यहाँ शाम के भोजन की जो है प्रथा रही है। इसलिए भारतीय संस्कृति का सबसे महान, मानव जाति का, सोशियोलॉजी का महान विज्ञान मनुस्मृति है, जिन्होंने जंगलों में जानवरों की तरह रहने वाले मनुष्य को एक नई सामाजिक व्यवस्था में बांधने की व्यवस्था की। ये मनुस्मृति, जिसके विषय में लोगों को ज्ञान नहीं है, वो लोग इसका जो है बेवकूफीपूर्ण व्याख्या करते हैं, जबकि बहुत ही साइंटिफिक व्याख्या है, साइंटिफिक प्रयोग है ये। तो इसे ध्यान रखिए। उस मनुस्मृति में एक बहुत सुंदर मंत्र है कि सायं प्रातः द्विजाति नाम अस्नम श्रुति च उदितम नांत्रा भोजनम कुर्यादा अग्निहोत्र समोविधि। तो ध्यान रखो कि इस मंत्र में ये विशेष रूप से साइंटिफिक तरीके से बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है कि सुबह और शाम को खाना चाहिए, और ये मात्र हमारे उन पुरखों को द्वारा श्रुति च उदितम, यानी श्रुति में कहा गया। श्रुति यानी जो सुन करके, जिस वेद के ज्ञान को, उपनिषद के ज्ञान को, आरण्यक के ज्ञान को, ब्राह्मण ज्ञान को, ये जब हमारे प्राचीन मनुष्यों के दिए हुए दिव्य ग्रंथ हैं, जो बहुत ही आज साइंटिफिक आधार पर जब उसका कसौटी पर हम कसते हैं तो सत्य प्रमाणित होता है। जो आज इन मंत्रों को हम विज्ञान की कसौटी पर कसेंगे, तो ये ध्यान रखो भाई कि भाई सुबह और शाम को भोजन करना ही सबसे उपयुक्त है, रात्रि को नहीं। और देखो कि शाम का भोजन कब से प्रारंभ हो जाता है। तो ये प्रारंभ हो जाता है 12 बजे के बाद। हम क्या बोलते हैं, पीएम, यानी अब सूरज ढलने लगा है, शाम होने लगी है, तो उसके बाद जो है आप भोजन, यानी 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक आप डिनर कर लीजिए। बहुत अच्छा समय होता है, क्योंकि भोजन का पाचन सीधे हमारे सूरज भगवान से जुड़ा हुआ है। यानी सूरज की रोशनी जैसे से तीव्र होती है, वैसे वैसे जठराग्नि भी तीव्र होती है। तो इसलिए जो है, और ये वैज्ञानिक सत्य है, क्योंकि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको संचालन करने वाला दिमाग में एक मशीन लगा हुआ है जिसको बोलते हैं, और वो बायोलॉजिकल क्लॉक है जो निर्धारित करता है कि कब हमें खाना है, कब हमें सोना है, कब हमें पीना है। और उस क्लॉक की चाबी भगवान सूरज के पास में है, और वो क्लॉक सही ढंग से चलता है। वो म्यूजिकल क्लॉक है, संगीत में क्लॉक है, वो सही ढंग से चलता है। तो उस विज्ञान की भाषा में उसे के संगीत को हम बोलते हैं, उसके लय और ताल को बोलते हैं सर्केडियन रिदम। ये सर्केडियन रिदम जो है
बहुत अच्छी तरह से आपके जीवन में एक संगीत पैदा करता है, एक नृत्य पैदा करता है, जो स्वास्थ्य का संगीत है, जो स्वास्थ्य का नृत्य है। और ये होता है कि सुबह खाने का सर्वोत्तम समय है 8 से 9 बजे, और शाम को सर्वोत्तम समय है 2 बजे से 1 बजे से लेकर के 4 बजे के बाद। उसके बाद कुछ मत खाइए और फिर देखिए कि क्या प्रभाव होता है शरीर के ऊपर। तो ये 2 समय खाने का हमारा विधान हमारे उन महान मनुष्यों ने दिया है। मात्र यही नहीं, बल्कि एक महान ग्रंथ है महाभारत, जिसका निर्माण वेद व्यास जी ने किया। तो वेद व्यास जी ने भी बहुत सुंदर भीष्म पितामह के मुंह से एक बड़ी सुंदर जो है बात कही गई है। जब भीष्म पितामह सरसैया पर सोए हैं, उस समय आपके पांडव द्रौपदी उनके पास जाते थे, उनसे ज्ञान की बातें सीखते थे। तो उसी ज्ञान की बात में एक बात है जो भीष्म पितामह ने कही है महाभारत में, कि प्रातः अस्नम सायं अस्नम च, प्रातः असम च सायं असम तथैव च सदोपवासी सब भवद्यो न भोक्तव्यम अंतरा पुनः। तो ये जो है, इसका अर्थ है कि सुबह खाओ, शाम को खाओ, और जो ऐसा करता है उसे सदा उपवास करने का जो है लाभ मिलता है। जबकि मनु महाराज के आपके मनु स्मृति में है कि भाई जो सुबह खाता है, जो शाम को खाता है, उसे यज्ञ करने की तरह उसको हमें पुण्य मिलता है, यज्ञ की तरह। ये दोनों जो है, क्योंकि धर्म और विज्ञान को जोड़ करके, विज्ञान और धर्म को यहाँ पर जोड़ा गया है, ताकि धर्म की चाशनी में डुबो करके इस विज्ञान को सबके सर्वसुलभ हो जाए और सब इसका लाभ उठाएं। इसीलिए 2 समय खाने का उपमा जो है यज्ञ से की गई है और तप से की गई है, क्योंकि उपवास महान तप है। तो इसका जो है लाभ लेना चाहिए। अब चलो, अब हम विज्ञान रिसर्च की बात करते हैं। देखो, इस पर वैज्ञानिकों ने एक नहीं, विश्व के महानतम कई यूनिवर्सिटी में ये रिसर्च हुआ है, खोज हुई है। उसमें नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि यदि आप इस प्रकार से, इसका नाम दिया है, वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है, इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसकी चर्चा बराबर होती है। तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग कितने घंटे का होता है? 16 घंटे का और 18 घंटे का। तो 16 और 18 घंटे जो शरीर को, हमारे पेट को, हमारे पूरे सिस्टम को मौका मिल जाता है, उसमें शरीर के अंदर एक नहीं सैकड़ों, यानी ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर विज्ञान की भाषा में, जो जीन की सवारी करते हैं, जो जीन जो गड़बड़ हो गया है, उस जीन को भी ये सही रास्ते पर लाते हैं। और अब तक करीब 500 के आसपास ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर की खोज की गई है, और उसमें कई ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर जो है हमारे इस फास्टिंग से जुड़ा हुआ है, जो फास्टिंग करने से कैसे हमारे शरीर के अंदर
कितनी अपूर्व घटनाएं घटित होती हैं, तो ये जो है आप जान करके आश्चर्यचकित होते हो। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है बहुत अपने आप में अपूर्व है। और इसमें ध्यान रखो कि खाने का सबसे, जैसे मैं विगत 1 साल से मेरा इंटरमिटेंट फास्टिंग चल रहा है, जो मैं 9 बजे खाता हूं और दोपहर में 1 से 2 के बीच में खाता हूं, उसके बाद कोई खाना नहीं, सिर्फ पानी के सिवा कुछ नहीं। तो ये कितने देर का हो जाता है? 18, साढ़े 18, 19 घंटे का। तो ये जो है, जब इतने घंटे का समय मिल जाता है हमारे शरीर को, तो शरीर क्या करता है कि सर्वप्रथम मेटाबॉलिज्म को सही करता है, जिस मेटाबॉलिज्म के कारण शरीर हमारा या तो दुबला हो गया है या मोटा हो गया है, जिसको हम बोलते हैं आपके क्यों हुआ, तो आपके थायराइड की गड़बड़ी के कारण। और थायराइड को नियंत्रित करने में आपका इंटरमिटेंट फास्टिंग या फास्टिंग बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इससे TSH हमारा कंट्रोल होता है, T3, T4 इन सभी का नियंत्रण होता है। डायबिटीज में देखा गया कि भाई जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो कमाल का प्रभाव पड़ता है। कई लोगों को डायबिटीज में एक खास प्रकार की डायबिटीज होती है, जिसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज। और टाइप 2 डायबिटीज के भी कई रूप होते हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज में एक रूप होता है इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज, यानी इंसुलिन निकलता तो है लेकिन उसकी क्षमता खत्म हो जाती है, वो नपुंसक हो जाता है, अच्छी तरह से काम नहीं करता है, उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है, उसकी संवेदनशीलता कम हो जाती है, जिससे हमारे यानी शुगर बढ़ने लग जाता है। तो उसमें वैज्ञानिकों ने देखा कि कमाल का जो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ना, कमाल का काम करता है। 6-18 वाला नहीं, 6 घंटे खाना खाना, 18 घंटे का उपवास जो मैं कर रहा हूं। तो उसमें जो है, हालांकि मुझे शुगर नहीं था, लेकिन उसे लाभ क्या मिलता है ये आपको बता रहा हूं कि शुगर वाले को विशेष रूप से बहुत ही कमाल का प्रभाव पड़ता है। और हमने खूब लोगों को करा करके देखा है कि भाई शुगर वाले इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, यानी जो इंसुलिन नपुंसक हो गया था, जिस पर हम भोजन खा खा करके, क्योंकि डॉक्टर भी क्या करता है, डायबिटीज वाले रोगियों को हमेशा हिदायत देता है कि भूखे नहीं रहना, भूखे नहीं रहना, भूखे नहीं रहना, नहीं तो भयंकर स्थिति हो जाएगी। अब भूखे नहीं रहना, रोगी तो चाहता है कि भाई हम हमेशा खाते रहें, कुछ न कुछ खाता रहता है व्यक्ति। परिणाम क्या होता है, यदि डॉक्टरों की भाषा में कोई रोगी उनको समझाए तो उनको समझ में आएगी। इसका परिणाम ये होता है कि हमारा इंसुलिन लोड, ग्लाइसेमिक लोड, ये दोनों बढ़ जाते हैं। यानी इंसुलिन खूब निकलता है लेकिन नपुंसक होता है। क्यों? कि खा खा करके हमने इंसुलिन को इतना जो है बीटा सेल्स को जो ना मार मार करके उसे सक्रिय कर दिया कि वो बेचारा निकालता है कराते हुए, लेकिन वह इंसुलिन बिल्कुल निष्प्रभावी होता है, संवेदनहीन होता है। और खून में शुगर काफी बढ़ जाता है। और शुगर क्या है? ये शुगर चीनी का शुगर नहीं है। जो भी हम खाते हैं मीठी चीजें, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, आपके जो है अंकुरित अनाज खाते हैं, या जो भी हम खाते हैं, हर चीज में कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न रूप होते हैं, जिसको हम बोलते हैं पॉलीसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स। और ये सारे कार्बोहाइड्रेट अंत में शरीर के अंदर जाकर के काहे में रूपांतरित होते हैं? ग्लूकोज में।
तो सामान्य भाषा में उसको हम शुगर बोल देते हैं, लेकिन वो ग्लूकोज रूप में होता है। तो शरीर हमारा, क्योंकि ग्लूकोज क्या है, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है, लेकिन शरीर उसका उपयोग नहीं कर पाता है। डायबिटीज में वो पड़ा रहता है। परिणाम क्या होता है कि जल भी न मिन प्यासी रे, यानी अथाह जल है, चारों तरफ जल ही जल है, फिर भी मछली प्यासे मरी जा रही है। तो वही हाल हमारे कोशिकाओं का होता है, हमारे टिश्यूज का होता है, हमारे अंगों का होता है कि चारों तरफ अथाह समुद्र का, ऊर्जा का समुद्र सागर है, लेकिन शरीर उसका उपयोग नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है भाई? इंसुलिन का अभाव हो गया है। इंसुलिन निकल रहा है, लेकिन उसकी क्षमता खत्म हो गई है। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से इंसुलिन की ताकत लौट आती है, शुगर का उपयोग होने लग जाता है और शरीर ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में मिलने लग जाती है, डायबिटीज कम होता है। और इतना ही नहीं होता है, जो हमारा टिश्यूज है, जो हमारी मसल्स हैं, वो मसल जो है सक्रिय हो जाते हैं उस ऊर्जा का उपयोग करने के लिए। उस ऊर्जा को अच्छी तरह से हमारी मांसपेशियां उपयोग करने लग जाती हैं। तो ये जो है ना अद्भुत रिसर्च, अद्भुत खोज, यानी इंसुलिन की सेंसिटिविटी का बढ़ना, मांसपेशियों की रिसेप्टिबिलिटी का बढ़ना, ये कमाल का काम करता है। इतना ही नहीं, ये आपके एजिंग प्रोसेस को रोक देता है, यानी उम्र बढ़ने नहीं देता है। एजिंग को रोकने की इसमें बहुत जबरदस्त क्षमता है, क्योंकि उस विशेष जो है आपके एजिंग को बढ़ाने वाला कुछ ऐसे जीन्स होते हैं, उस जीन्स को भी ये सक्रिय करता है। जैसे यदि कोई नहीं खाता है तो क्या होता है कि शरीर को ऊर्जा चाहिए, 24 घंटे ऊर्जा चाहिए। जब तक आदमी जिंदा है तब तक उसको ऊर्जा चाहिए। अब आदमी फास्टिंग करेगा, खाना नहीं खाएगा, अब उस समय उसको ऊर्जा कहां से मिलेगी? उस समय ऊर्जा मिलती है जो हमारे शरीर के अंदर जमा होता है। किस रूप में जमा है? जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जितनी ऊर्जा चाहिए शरीर उपयोग करता है, और बचे हुए ऊर्जा को, बचे हुए ग्लूकोज को क्या करता है? वो ग्लाइकोजिन में रूपांतरित करके जमा कर लेता है। और ग्लाइकोजिन में रूपांतरित करने का काम भी कौन काम करता है? आपके, क्योंकि ये पैंक्रियास से 2-3 आपके जो ना सेल्स होते हैं मुख्य रूप से, जिसको बोलते हैं अल्फा, बीटा, डेल्टा। तो बीटा, गामा, डेल्टा, तो ये ध्यान रखो कि बीटा सेल्स क्या करता है? इंसुलिन निकालता है, और अल्फा सेल ग्लूकेगन निकालता है, और डेल्टा सेल्स क्या करता है? तो सोमेटोस्टेटिन निकालता है, जो नियंत्रण करता है इन दोनों को। तो ये ध्यान रखो कि इस प्रकार से जो है शरीर में आप नहीं खाते हो तो जमा शरीर के अंदर है, जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजिन में रूपांतरित कर दिया है, वो ग्लाइकोजिन हमारे लीवर में, मांसपेशियों में जमा रहता है। और नहीं खाने पर फिर क्या होता है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। इसी प्रकार से प्रोटीन से भी हमें ऊर्जा मिलती है जब उपवास करते हैं तो। और अंत में नंबर आता है आपके फैट का, तो फैट से भी ऊर्जा मिलती है। लेकिन ये सब कुछ दिन तक ऊर्जा देते हैं, फिर क्या होता है? लीवर,
जैसे उपवास बढ़ता है तो क्या करता है, एक विशेष प्रकार का केमिकल जिसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेट, वह जो सीक्रेट करता है वह ऊर्जा, उससे ऊर्जा मिलती है। और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेट मात्र इससे ऊर्जा ही नहीं मिलती है, बल्कि ये हमारी उम्र को बढ़ाने वाला और बुढ़ापा को रोकने वाला, जिसको बोलते हैं सेनोसेंस प्रक्रिया, सेनोसेंस ये कई प्रकार से इसका उच्चारण किया जाता है। तो उस प्रक्रिया को रोकने वाला ये आपके बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेट शरीर के अंदर एक ऐसा चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। जैसे जैसे उपवास बढ़ता है उस चेन रिएक्शन में क्या होता है, इस पर खास करके जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी की एक संस्थान है आपके सेंटर फॉर मोलिकुलर ट्रांसलेशनल मेडिसिन, और उसके डायरेक्टर डॉक्टर आपके मिंग हो जो, उसने रिसर्च किया, जो रिसर्च विश्व के माने हुए जर्नल्स जिसको हम बोलते हैं मोलिकुलर साइंस, उसमें प्रकाशित हुआ है। और उसमें उस वैज्ञानिक ने देखा कि भाई ये बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेट ये बहुत ही कमाल का काम करता है। ये हमारे शरीर में आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन, ये विशेष रूप से रिबोन्यूक्लिक प्रोटीन A1 से जुड़ करके यह आपके जो स्टेम सेल्स ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर जिसको हम बोलते हैं आपके ऑक्टेमर बाइंडिंग ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर 4 यानी OCT4, उसको सक्रिय करता है। और उसकी सक्रियता से एक विशेष प्रकार का जो उम्र बढ़ाने वाला एक फैक्टर है, की फैक्टर है, जिसका नाम है लैम्बिन B1, वो लैम्बिन B1 को सक्रिय कर देता है, जिसका परिणाम ये होता है कि हमारे खून की नलियों में जो हमारा आर्टरीज है, जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, जो हमारे लिम्फेटिक वेसल्स हैं, उसका जो एंडोथेलियल सेल्स है उसको इतना चिकना बना देता है, इतना अच्छी तरह से उसको जो है यानी जवान बना देता है, जिससे ब्लड का फ्लो निरंतर बना रहता है। और एक कहावत है, वैज्ञानिक कहावत है, इसे हमेशा याद रखना चाहिए, यू आर यंग एज योर आर्टरीज आर, यू आर एज ओल्ड एज योर आर्टरीज आर। आप उतने ही जवान हो जितनी आपकी धमनियां हैं, आप उतने ही बूढ़े हो जितनी आपकी धमनियां बूढ़ी हैं। तो हमेशा ये सूत्र, ये उपवास क्या करता है, हमारे धमनियों को जवान बना देता है, हमें उसे शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है। इसकी पूरी प्रोसेस हमने आपको बताई कि किस प्रकार से ये धमनियां जवान हो जाती हैं, अंदर से इतनी लचीली हो जाती हैं, अंदर से यानी जिसका बुढ़ापा बढ़ता नहीं है। तो इसे जो है ध्यान रखें। मात्र यही नहीं होता है, कई ऐसे रिसर्च हुए हैं कि किस प्रकार से हमारी उम्र को बढ़ाने में इंटरमिटेंट फास्टिंग कितना शानदार काम करता है। तो ये ध्यान रखो कि इस प्रकार के कई रिसर्च हुए हैं, एक नहीं कई रिसर्च हुए। एक सेंटर फॉर एजिंग एंड HIV यानी एड्स बीमारी से उसके जो वैज्ञानिक हैं डॉक्टर वर्जिन, उन्होंने खोज किया कि भाई ये जो हम उपवास करते हैं तो उपवास के समय किस प्रकार से ये बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेट ये कमाल का काम करता है, जो बुढ़ापा को बढ़ाने वाला, और बुढ़ापा को बढ़ाना ही नहीं है बल्कि बुढ़ापा को बढ़ा करके बुढ़ापे संबंधित जो बीमारियां हैं, आर्थराइटिस है,
आपके हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, ये बुढ़ापा से रिलेटेड बीमारियां, आपके मैकुलर डिजीनेशन है आंख का, तो इन सारी बीमारियों से ये किस प्रकार से रक्षा करता है। तो ध्यान रखो, जब इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो शरीर के अंदर एक नहीं कई कई पाथवे शुरू हो जाते हैं स्वास्थ्य संबंधी, कई ऐसे चेन रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। जैसे हमने बताया कि भाई बुढ़ापा लाने वाला और शरीर को बहुत सारी बीमारियों के चंगुल में फंसाने वाला एक खास प्रकार का जो है एंजाइम होता है। वो एंजाइम सक्रिय, उस एंजाइम की सक्रियता को उपवास क्या करता है, तुरंत रोक देता है। उसको बोलते हैं स्टोन डाई एसिटाइलेसिस एंजाइम। स्टोन डाई एसिटाइलाइसिस एंजाइम आपके उम्र को आनंद उल्लास भरपूर पैदा करने वाला, 100-125 साल तक जीने की जो है ताकत देने वाला दो जीन्स ApoX3A और आपके, तो ये जो है ApoX3A इसको ये सक्रिय कर देता है, जिससे हमारा उम्र भी बढ़ता है और जो हमारे शरीर पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होते हैं नाना प्रकार को उपद्रवी चीज खाने से, उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को जो है ये जीन रोक देता है। कैसे रोक दिया, तो उस एंजाइम जो इसको खराब करता है उसको जो है उपवास ने क्या कर दिया, धराशायी कर दिया है, खत्म कर दिया। इसलिए हमें नया जीवन मिलता है, कायाकल्प हो जाता है। और हमने लोगों को यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम 50 दिन तक हमने उपवास करवाए हैं, 50 दिन तक सिर्फ पानी पर, और उस व्यक्ति का कायाकल्प ऐसे होकर गया। मॉरिशस का नौजवान था, उसको हमेशा मेरा लेक्चर का हीरो है। तो इसलिए उपवास से डरो मत, घबराओ मत, उपवास को जीवन का हिस्सा बनाओ। हमारे पुरखे जो है ना, यदि आप अपने धार्मिक आस्था भी रखते हो तो उन पुरखों के ज्ञान पर विश्वास करके, भरोसा करके, उन्होंने कितने सुंदर सुंदर उपवास के जो है रास्ते बताए। नवरात्रि दिया हमें, जन्माष्टमी दिया, अनंत चतुर्दशी दिया, बहुत सारे, करवा चौथ, ये सब क्या है, ये विज्ञान और धर्म का बहुत सुंदर मेल है। क्योंकि विज्ञान प्लस धर्म इक्वल टू जीवन का विकास, विज्ञान माइनस धर्म इक्वल टू आपके विनाश। विज्ञान में से धर्म को घटा दो तो विनाश होता है, और धर्म में से विज्ञान को घटा दो तो अंधविश्वास पैदा होता है। और उस अंधविश्वास का हमने आज परिणाम कल देखा है कि करीब 125 लोग मारे गए हैं उस अंधविश्वास के कारण। तो इसलिए अंधविश्वास से जो है मुक्त हो जाओ। बहुत बड़ी कल दुर्घटना हुई है उत्तर प्रदेश में। चलो आज इतना ही, धन्यवाद। अपनी मानसिकता को वैज्ञानिक बनाओ और दिमाग को विज्ञान और धर्म के साथ जोड़ो। ओम।